जी, मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास। आपने तीनों दोनों की बात सुनी है। इतना कुछ घटने के बाद भी अब सरकार बहुत तेजी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है और 1 महीने की विंडो दी है जहां पर लोग अपने कुछ वक्तव्य देना चाहें या कुछ अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं और शायद मॉनसून सेशन के अंदर ही इसको लाने की तैयारी है। सेडिशन लॉ के ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है, शायद वो भी एक मजबूत बड़ा और कड़ा सेडिशन लॉ जो है आपके सामने शायद मॉनसून सेशन के अंदर ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संविधान की धज्जियां तो उड़ाई गई हैं, लेकिन फिर वो आरएसएस के चीफ का मोहन भागवत का एक वक्तव्य है जिसके बारे में विवेक भी बहुत बार बात करते हैं कि हमेशा कहते हैं कि समाज का भी तो कुछ दायित्व बनता है कि समाज को क्या करना है हम थोड़ी बताएंगे, तो समाज को क्या करना है वो छुपा रहता है और जो भगवा ब्रिगेड कर रही है वही शायद वो चाहते हैं कि समाज को ये करना चाहिए कि जितना बांट सकते हो उतना बांट दो। मैंने इसके लिए इसको डार्क एज का नाम दिया है। डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम हो, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक या शैक्षणिक जो साथ बिलाल साहब ने जोड़ा है, सभी फैब्रिक इस टाइम छिन्न भिन्न हो चुके हैं। आपकी टिप्पणी अनिल सिन्हा जी। देखिए, मैं कह ये इससे शुरू करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में था देश का जो लोकतंत्र है या लोकतंत्र को जो चलाने वाले लोग थे, जो विचारधाराएं थी, वो इस थ्रेट को काफी लंबे समय तक समझ नहीं पाया है। और आपको याद होगा, मुझको याद आ रहा है कि कैसे प्रकाश करात ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फासिज्म आया नहीं। तो मैं तो पहला दोष उन लोगों को दूंगा, या जैसे आप 60s में डॉक्टर लोहिया ने समझौता किया भारतीय जनसंघ के साथ और आरएसएस के साथ आए, इसी और बाद में जयप्रकाश नारायण ने भी उनको मेन स्ट्रीम में लाने में मदद की। तो मुझको लग रहा है कि ये जो भारतीय लोकतंत्र, जो गांधीवादियों, साम्यवादियों, समाजवादियों, जो देश को जिन्होंने आजाद कराया, जिसके लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो शुरू से ही 1925 में बनने के बाद से ही आज तक वो अपने, इस सबसे बड़ी चीज ये है कि उसने अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया। दुनिया में एक पहला संगठन होगा, इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में एकमात्र संगठन होगा जिसने कि अपनी अपनी विचारधारा में तिल मात्र का, जिसको बताए रत्ती भर, परिवर्तन नहीं किया। अगर आप अभी के भाषण देखेंगे, 1925 का उनका बयान देखेंगे, गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट को पढ़ेंगे या सावरकर को पढ़ेंगे, तो आपको लग जाएगा कि उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जो सपना लेकर जिस समय चले थे कि भारत को एक कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए चला अब कर रहे हैं। इसीलिए जो डेमोक्रेसी पर जो भी अटैक्स हैं, वो अटैक सीधा और प्रत्यक्ष है। अब अभी मैं दो तीन अभी ताजा घटनाओं की आपका जिक्र कर लेना चाहिए। कर्नाटक की अभी कल का या परसों का फैसला है कि कर्नाटक की सरकार ने जो फ्री चावल देने का किया था, ऐलान किया, उसके लिए उसको एफसीआई से खरीदना था। एफसीआई तैयार हो गई कि आपको दो दो 2.28 मिलियन, 228 मिलियन जो है टन, मेट्रिक टन जो है, हम आपको देंगे। वो जो है उसको दो मतलब टू मांगा था इन्होंने, 228 मिलियन मेट्रिक टन, लेकिन उसको उन्होंने कर दिया कि 222। अब लेकिन ये सरकार ने, मतलब उनकी मिनिस्ट्री ने तय किया कि उनको नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्क्रैप कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो एफसीआई से खरीदती थी वो नहीं खरीदेंगे, हम डायरेक्ट मार्केट को बेचेंगे, इसीलिए कि प्राइस कंट्रोल करना है। वो मतलब कि उसने अपने अधिकार का सीधे सीधे उपयोग करके जो राज्य सरकार ने जो अपनी स्कीम चलाई है उसको रोकने की कोशिश की है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का, मतलब कि राज्यों का कोई अधिकार नहीं। दूसरा, लोगों ने वो बताया ही कि सीबीआई की एंट्री बंद कर रही है, का मतलब जो उसको जनरल परमिशन था वो उसको विड्रॉ कर रही है यहाँ की तमिलनाडु की सरकार। तो आप देख लीजिए कि ये तो फेडरलिज्म का वो इन राज्यों की हालत है जो राज्य सक्षम है, बड़े हैं, मजबूत है। अब मणिपुर में देख लीजिए, इंटरनेट नहीं है, किस तरह से वहां कहा ही आपने कि किस तरह से उनको लग रहा है कि हम देश से बाहर हो गए हैं।
तो एक तो जो देश का जो ज्योग्राफिकल ढांचा है, जिसमें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग अपने को भारत का वासी समझते थे, उस पर वो अटैक कर रहा है। जो उसका मूल है, जो राष्ट्र का जो मूल लीजिए क्या कहते हैं, उसकी जो का जो भावना, मूल भावना उसकी है, उसी पर अटैक कर रहा है। और उसका दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल जो उसका ये है, मतलब एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो है संविधान। और संविधान के बारे में आप लोगों ने सबने बात की। मैं सिर्फ एक अंतर जो आया, आप 9 साल की आपने चर्चा की, तो कुछ इंडेक्स का मैं एक ये हमारे पास कहीं से आया हुआ था, उसको मैं कोट करूंगा। हेल्थ सर्वाइवल इंडेक्स इंडेक्स आदमी का हेल्थ सर्वाइवल इंडेक्स जो है 85 था 2014 में। वो अब हम लोग मतलब हमारा पोजीशन वो हम 146 पर पहुंच गए हैं। हंगर इंडेक्स पर 55 था, दुगुना पर चले गए हैं। मतलब हम जो लोगों मतलब जो हमारी स्थिति जो इंटरनेशनल है 107 पे चले गए हैं। उसके बाद ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जिसकी चर्चा लगातार लोग करते हैं, 106 से हम 150 पर पहुंच गए हैं। इसी तरह से अब और भी है, हैप्पीनेस इंडेक्स है 111 से 139। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम थोड़ा नीचे आए हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 140 से 150। तो आप ये तो इंडेक्स उन लोगों ने है जो मेहनत से उन्होंने तैयार किया है। आप अभी पहला जो इन्होंने हमला किया है, आंकड़े नहीं है। अब आ जाते हैं उनकी अभी एजेंडा जिसके बारे में बात की, इसके बारे में बिलाल साहब ने बात की और लोगों और बाकी लोगों ने भी कहा एजेंडा क्या है। अब सोच लीजिए कि 2014 में जो शख्स यह कह करके आया था कि देश को मैं बदल दूंगा, मतलब एक नहीं ऐड आता था कि सब कुछ बदल दूंगा टाइप का, और उसमें लग रहा था क्या क्या ऐसा काय पलट करेगा कि इसके बाद तो लोग जो है मतलब चप्पल में पहन के हवाई जहाज में ट्रेवल करेंगे। और उसके बाद जो है आप समझ लीजिए कि देश की क्या हालत है वो, और वो तो आप हालत देख ही रहे हैं। लेकिन उनका एजेंडा क्या है, आप भाषण उठा के देख लीजिए। जो गृह मंत्री अभी पूरे देश भर में चिल्ला रहे हैं वो ये है कि कॉमन सिविल कोड जो आपने देखा कि उसको उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है, सेडिशन वाली भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, मेरा मानना है, मैंने लेख लिखा भी है कि ये जो 2024 के पहले की जो राजनीतिक यात्रा है देश की, उसमें सबसे ज्यादा जो है तकलीफ और जिसको आप कहते हैं यातना, वो अल्पसंख्यकों को सहनी पड़ेगी। क्योंकि तो उनको ही टारगेट करके वो हिंदू मोबिलाइजेशन कर सकते हैं हिंदुओं का। तो उनका सिर्फ एक और एकमात्र एजेंडा है डिविसिवनेस। और दूसरा एक और एजेंडा मुझको दिखाई दे रहा है, जिसको बहुत कम लोगों ने चिन्हित किया है। ये जो तमिलनाडु वगैरह की चर्चा कर रहे हैं वो एक वेल प्लान्ड है। उत्तर भारत में वो एक दक्षिण भारत विरोधी सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। केरला स्टोरी देख लिया, ये वैसा ही है जिस तरह के कश्मीर को इन्होंने एक समय बताया था कि वो लोग देशद्रोही हैं और आतंकवादी हैं। उसी तरह का इमेज वो साउथ इंडिया को बनाना चाहते हैं। और अब उसका काम शुरू किया उन्होंने। सेंगोल पर मत जाइए, वो अंततः एक दक्षिण भारत और उत्तर भारत के विरोध में डिविसिवनेस फैलाएंगे। और वो उसका नतीजा आप मणिपुर में देख रहे हैं। लास्ट लाइन में कहूंगा कि हिंदुत्व जो है वो लोकतंत्र क्या, भारत की रक्षा और भारत को संभालने में असफल रहा, ये बात आपको बताना चाहिए। और डार्क एज का मतलब जो कहा जाता है वो ये है विचारों के विकास का अवरुद्ध हो जाना। वो आप देख ही रहे हैं कि विचार कहां से कहां पहुंच गए हैं। इस 9 साल में कोई ऐसी किताब का नाम आपको ध्यान नहीं आएगा जिसमें आपको लगे क्या कि एक रचना हुई है। आप न साहित्य है न संस्कृति है, कोई डेवलपमेंट नहीं। और बस एक और कहूंगा कि हालत ये है कि हमने न विज्ञान में कोई तरक्की की है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें ये विज्ञान में यही तरक्की है जिसमें कि वो ईंधन से वो नाले से गैस बनाने वाला वो तरक्की है। तो हम लोग रियल डार्क एज में है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत।